Hello everyone, how are you all? So, yes, let's do our today's class. So, let's learn English and English के साथ साथ में हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी लेंगे जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है योर स्टमक हैज़ अ क्लॉक, अब इस चीज़ को अगर हम समझ लें कि क्या है इसका मतलब, तो हो सकता है हमारी लाइफ हमेशा के लिए बहुत पॉजिटिव मैनर में चेंज हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग करेंगे वोकैबुलरी, फिर हम करेंगे आर्टिकल। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम। ठीक है, सो चलिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा इरेटिक। इरेटिक का मीनिंग क्या होता है? इरेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो इरेगुलर है। इरेटिक है मतलब वो चीज इरेगुलर है, वो चीज अनियमित है, उसका कोई भी सेट पैटर्न नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे किसी पर्सन का बिहेवियर होता है ना, उसके बिहेवियर से आप गैस नहीं कर सकते कि वो कैसा रहता है, कभी भी कैसे भी बिहेव कर देता है वो पर्सन। या जैसे आपका मौसम भी हो सकता है, वेदर हो सकता है कि अभी बारिश हो रही है फिर अचानक से धूप निकलने लग जा रही है, तो इस तरीके के मौसम को भी क्या बोलेंगे? इरेटिक बोलेंगे। सो इरेटिक मतलब इरेगुलर, कोई भी चीज जो रेगुलर पे नहीं हो रही है, इरेगुलर तरीके से हो रही है, अनिश्चित तरीके से हो रही है। यूज्ड अबाउट अ पर्सनस बिहेवियर, आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर के लिए बोल सकते हैं। अगर उस पर्सन के मूड का आपको समझ ही नहीं आता है, वो कभी भी कैसे भी बिहेव करने लग जाता है, कभी बहुत खुश होता है, कभी दुख होता है, कभी डिप्रेस्ड होता है, कभी एनर्जेटिक होता है, तो ऐसा व्यक्ति इरेटिक उसका बिहेवियर है। या किसी भी चीज़ की क्वालिटी है जो आ जा रही है, मतलब वो कुछ सर्टेन नहीं है, वो इनडेफिनेट है वो चीज़। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मौसम बोला तो बारिश हो रही है अचानक से, फिर धूप निकल जा रही है, तो किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं। इसीलिए इरेटिक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। और मीनिंग समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में तो ये बहुत बार देखने के लिए मिलता ही है। चेंजिंग विदाउट रीजन, मतलब आप कोई बात बोल रहे थे, अभी तो उसको अच्छी लगी, अभी वो गुस्सा हो गया, तो ये कैसा बिहेवियर है? ये इरेटिक बिहेवियर है। मतलब बिना किसी रीजन के वो पर्सन रिएक्ट कर दे रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, एंड दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ। तो उस चीज को लेके आप कभी श्योर भी नहीं हो सकते हैं। तो वो कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इरेगुलर है, इनकंसिस्टेंट है, वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल मतलब कभी भी बदल जा रहा है, कैप्रिशियस है, एंड यू कैन सी ऑल सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज जो हम न्यूज़पेपर से, यानी जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, उससे बेस्ट चीज मुझे क्या लगती है कि जब हम उस शब्द को सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीख रहे होते हैं, उसके सेंटेंसेस करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं, तो वो लंबे समय तक हमारे ब्रेन में याद रहता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आप उस वर्ड को अपनी रियल लाइफ में यूज करके देखें। तो इरेटिक को आप, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होगा जो ऐसे बिहेव करता होगा कि कभी भी उसका मूड स्विंग हो जा रहा है, कभी भी गुस्सा कर ले रहा है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो आप इसको अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट करिए ताकि वो चीज आपको लर्न रहे। वो चीज अनप्रिडिक्टेबल है, तो सोचो कौन है ऐसा व्यक्ति जो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कुछ समझ ही नहीं आता है, तो वो इरेटिक है। तो जो उसका इरेटिक बिहेवियर था ना, उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। तो मतलब उसका जो बिहेवियर था वो अनप्रिडिक्टेबल था, है ना। हमको लगा कि वो ना करेगा, लेकिन उसने हाँ कर दिया। ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेस। तो अगर बारिश अपनी टाइम के ऐसे आन, जैसे मतलब जिस समय पे बारिश होनी चाहिए उसकी बजाय बारिश आ रही है, जा रही है, और इरेगुलर टाइम पे बारिश हो रही है, तो इससे तो आप जानते ही हैं कि फ्लड आ जाती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? फार्मर ही करेंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। बिहेवियर रेनफॉल के बारे में बता रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है इनोकुअस, OUS लगा हुआ है, अगेन एडजेक्टिव है। आई एम सॉरी, इनोकुअस का मतलब देखो, इनोसेंट आपको दिखाई दे रहा है, इनोकुअस मतलब इनोसेंट है, हार्मलेस है वो चीज। इनोकुअस है मतलब वो चीज इनोसेंट है। अगर कोई बच्चा है
हाँ, मतलब अभी मेरे को ये हुआ कि हम लोग बच्चों को ये बोल के छोड़ देते हैं, अगर उसने आपको स्लैप किया या कुछ गलत बोल दिया, अरे ये तो बेबी है, इसको नहीं नहीं नहीं। अगर उसी उसको डांटना पीटना नहीं होता है, बट अगर उसको समझाएंगे भी नहीं कि नो बेटा दिस इज रॉन्ग, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके जो कमेंट होगा, जो उसकी बात होगी, वो उस समय पे इनोकुअस थी, इनोसेंट थी। बट अगर हम उस चीज़ को नहीं समझाएंगे तो वो उसको लगेगा कि वो हमेशा के लिए वो ऐसी बातें बोल सकता है ना। तो जो इनोसेंट हमको दिख रही है वो हो सकता है रियल में इनोसेंट ना हो, आगे चल के वही बेबी को नॉर्मल, अभी आप जिस चीज को हंस रहे हो, बड़े होके आप उसी चीज पे गुस्सा करोगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो आपको उसको समझाना होगा, नो बेबी दिस इज नॉट राइट। सो जो चीज हमें इनोकुअस लगती है चाइल्डहुड में, वही चीज हमें बेकार क्यों लगने लग जाती है बड़े होते हैं। तो ऐसा पैटर्न ही क्यों फॉलो करना है पेरेंट्स को, है ना। हमें अवेयर रहना है कि नहीं नहीं बच्चा, दिस इज नॉट राइट। सो इनोकुअस चीज वो है जो इनोसेंट है, मतलब हार्मलेस है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हार्मलेस है वो चीज, नॉट लाइकली टू कॉज इंजरी, आपको उससे कोई चोट वोट नहीं पहुंचेगी, डैमेज नहीं होगा, कोई ऑफेंसिव नहीं है वो चीज़, हार्मलेस है वो चीज़, सेफ है, बेनाइन है, इनऑफेंसिव है, नॉन इंजूरियस है ना। इंजूरियस मतलब वो चीज़ हार्मफुल है, पेरिलियस है, ये हार्मलेस है। इट लुक्स स्कैरी बट इट इज इनोकुअस, तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो देखने में बहुत डरावनी हो लेकिन वो रियल में कैसी हो, हार्मलेस है, कोई उसमें इतना खतरा नहीं है। वॉट सीम लाइक एन इनोकुअस जोक लेटर कॉज्ड कंट्रोवर्सी, ऐसा तो बहुत बार होता है कि जो पहले कैसा लग रहा था कि ये तो हार्मलेस जोक था, नॉर्मल था, लेकिन बाद में उसी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ऐसा बहुत बार होता है ना लाइफ में, तो इसीलिए हमें अवेयर होना चाहिए अपने शब्दों के साथ में। तो इनोकुअस जोक जो हमें लगा था, बट सामने वाले के लिए तो हो सकता है ना उसने वो अपने उसको हर्ट कर दिया। तो आजकल कूल बनने के चक्कर में लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो कूल नहीं बनने का है, कूल बनने का है लेकिन किसी को हर्ट नहीं करने का है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बद से बदतर बना देना। सो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब उस सिचुएशन को आपने और खराब कर दिया, है ना। जैसे बोलते हैं ना, आग में घी डालना, तो आग लगी है उसमें घी डालेंगे तो लपटें और चौड़ी हो जाएंगी और फैल जाएंगी। तो एग्जैस्पेट का मतलब होता है चीज को और बद से बदतर कर देना, उसको वर्सन कर दिया, एग्रावेट कर दिया और इंटेंसिफाई कर दिया, इन्फ्लेम कर दिया, मतलब और आग को बढ़ा दिया आपने, हाइटन कर दिया उस चीज को और इंक्रीज कर दिया। तो जैसे कि प्रॉब्लम को और मत बढ़ाइए, डोंट वैसे इसको एग्जैस्पेट है ना, सो डोंट एग्जैस्पेट द प्रॉब्लम एंड लाउड वॉइस ओनली एग्जैस्पेट्स थिंग्स। तो अगर हम अपनी सही बात को भी तेज तेज आवाज में बोलेंगे तो वो चीज़ों को क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है, वर्सन करता है, बद से बदतर ही बनाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, डोंट के बाद आप देखो तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है, आप ऐसे सोचो कंस्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट वाला सा, स्ट्रिक्ट तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, तो स्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज को, मतलब उसको लिमिट कर दिया। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे की फ्रीडम को लिमिट कर देते हैं ना, वो बहुत कुछ अपने मन का नहीं कर सकता, उसको स्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया। तो कंस्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है उस चीज को और छोटा बना दिया, उसको और नैरो कर दिया, उसको और टाइट कर दिया, उसको और छोटा कर दिया, है ना। जैसे देखो एक सेंटेंस देखते हैं, टाइट क्लोथ्स कंस्ट्रिक्ट मूवमेंट। तो अगर हमारे जो कपड़े हैं वो टाइट हैं, है ना, अगर सपोज ये शर्ट अगर ये टाइट होती तो मेरे को मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो जो टाइट कपड़े होते हैं, तो टाइट क्लोथ्स क्या कर देते हैं, हमारे मूवमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट कर, मतलब क्या कर देते हैं, उसको बहुत लिमिट कर देते हैं, हम पूरी तरीके से नहीं मूव कर सकते ना। क्या कर देते हैं, हमारे उसको टाइटन कर देते हैं, हमारे मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। द न्यू पॉलिसी में कंस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो मान लो न्यू पॉलिसी में कुछ जो रेगुलेशंस होंगे वो ऐसे होंगे जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनको वो क्या कर देगा, और लिमिट कर देगा, उनको और नैरो कर देगा, उनको और टाइट कर देगा। तो टाइट कर देना, उसको स्क्वीज कर दिया, कंप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। वाइंडिंग डाउन, ये फ्रेजल वर्ब होता है, वाइंड डाउन, और एक होता है वाइंड अप।
वाइंड डाउन का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका मतलब शांत होना, धीरे धीरे उसका कम होना। सो धीरे धीरे शांत होना, ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन फ्रॉम एक्टिविटी टू रेस्ट। तो जैसे कि रात के समय पे हमारी जो बॉडी है वो वाइंड डाउन हो रही होती है, मतलब हम नॉर्मल महसूस करते हैं। जैसे कि ऐसे होता है ना कि सोने से पहले हमें मिनिमम 1 घंटा पहले हमें कोई भी स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सके, आई जो है वो रिलैक्स हो सके और हम सो सकें। क्योंकि अगर हम स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो आंखें रिलैक्स नहीं है, तो हमारा ब्रेन अभी भी एक्टिव है ना, तो हम सो नहीं पा रहे हैं। तो वाइंड डाउन होना मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना। जैसे कि हाँ, शाम है फिर रात जब होने लगती है, तो जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट अब वाइंड डाउन हो रही है, मतलब धीरे धीरे शॉप्स का बंद हो रही हैं, या जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने काम को समेट रहे हैं। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड वाइंडिंग डाउन। सो जैसे कि रीडिंग हेल्प्स मी वाइंड डाउन बिफोर स्लीप। तो सोने से पहले अब अगर आप अपनी फेवरेट बुक्स को रीड कर रहे हैं, या जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन हेल्प्स है ना टू वाइंड डाउन। एंड आप मान लो म्यूजिक सुनने से भी अच्छे से नींद आने लग जाए, आने लगती है। किसी किसी को पढ़ाई करने से नींद आ सकती है कि आप, मैं पहले ऐसे क्या करती थी, अभी भी मैं करती हूँ, जब मेरे को नींद नहीं आती तो मैं क्या कर देती हूँ कि मैं क्लास को या किसी भी चीज़ को मतलब ऐसे मैंने चला के छोड़ दी और मैं सुन रही हूँ। जैसे कोई न्यूज़ है, या न्यूज़ तो नहीं, रात में न्यूज़ नहीं सुन सकते आप, कि कोई स्पीच वगैरह है ना, तो वो चला के छोड़ दी, ताकि ब्रेन क्या, इससे पता है क्या क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका जो पूरी ब्रेन इधर उधर भाग रहा है वो एक जगह पे होता है, तो वो नींद आ जाती है। मेरे को बहुत ऐसे हेल्प होती है, रीडिंग से डेफिनेटली मेरे को नींद आने लग जाती है ना, वो दिमाग शांत हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो वाइंड डाउन होना मतलब धीरे धीरे चीज का शांत होना, एकदम ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अब्रप्टली नहीं, मतलब एकदम से नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। सो ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन फ्रॉम एक्टिविटी टू रेस्ट। ओके, सो लेट्स रीड आवर आर्टिकल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स डू इट। हाउ लेट नाइट ईटिंग कैन डैमेज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई एम श्योर आप लोग अपने अभी 20s की एज में ही हो गए, हो सकता है कोई बच्चा 19 का हो, कोई 18 का हो, कोई 20 का हो, कोई 23 का हो, 25, ऐसे ही ज़्यादा एज के ग्रुप होंगे ना जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे साथ अभी ये क्लास देख रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ध्यान आप ही लोग के लिए। क्योंकि जब हम एक एज, सर्टेन एज में आ जाते हैं तो हम काइंड ऑफ अपनी बॉडी को लेके अवेयर हो जाते हैं, बट जब हम ये वाले एज ग्रुप में होते हैं, यानी 30 के नीचे वाले ग्रुप में होते हैं, तब तक हम अपनी बॉडी को एकदम कचरा समझते हैं, अरे इसमें कुछ भी डाल दो, बॉडी में कुछ भी डाल दो, बॉडी सब डाइजेस्ट कर लेगी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, आपकी लाइफ को भी इंप्रूव करने के लिए। तो देखिए, हाउ लेट नाइट ईटिंग, कैसे जब हम लोग लेट नाइट खाते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डैमेज कर रहा है। लेट नाइट स्नैकिंग हैज क्वाइटली ग्रोन कॉमन इन मैनी हाउस होल्ड्स इन आवर कंट्री, है ना। तो मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रात में जगना एज कंपैरिजन मॉर्निंग में उठना। तो आप भी अगर वही वाले हैं तो प्लीज़ चेंज योर साइकिल। लेट नाइट स्नैकिंग, जो हम रात में जो हम स्नैक मतलब कुछ कुछ हम जो खा रहे हैं, क्योंकि देखो रात में अगर हम जगेंगे तो ऑब्वियस है कि हम खाएंगे ही खाएंगे। सो लेट नाइट स्नैकिंग क्या हो गई है, क्वाइटली, मतलब काफ़ी हद तक क्या हो गई है, ग्रोन हो गई है, मतलब इंक्रीज हो गई है इन मैनी हाउस होल्ड्स, बहुत सारे घरों में, कंट्रीज में तो स्पेशली, सिटीज़ में स्पेशली अगर हम बात करें तो। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज हो गई है? एक्सटेंडेड वर्क आवर्स, काम जो है लोग देर रात तक करते हैं। इरेटिक स्लीप साइकिल कैसी है, इरेगुलर है। एंड द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड हैव मेड ईटिंग बियॉन्ड 10 PM वर्चुअली अ वे ऑफ लाइफ फॉर सम। एंड द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड, एब्सोल्युटली। अब आप बस रात के 3 बज रहे हैं और फिर भी आप जोमेटो से या कहीं से भी किसी भी ऐप से आप कुछ भी आपको मिल जाएगा। तो अब बनाना भी नहीं पड़ रहा है और हमें पिज्ज़ा पास्ता बर्गर जो चाहिए वो भी हमें उसी समय पे मिल जा रहा है। तो अवेलेबिलिटी क्या है, रेडी है, तुरंत आपको अवेलेबल है ये फास्ट फूड।
तो इसने क्या कर दिया है कि ईटिंग बियॉन्ड 10 PM, तो 10 बजे के बाद शैतान जागते हैं तो उस चीज़ को वर्चुअली का मतलब होता है, या वर्चुअली के दो मीनिंग है। एक होता है कि जो चीज़ आपको ऑनलाइन, जैसे कि इन पर्सन वो चीज़ नहीं है ना, है ना, वो होता है वर्चुअली। और एक वर्चुअली आप लिख लीजिए प्लीज़, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। सो ऑलमोस्ट अ वे ऑफ लाइफ फॉर सम। तो अब ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोगों के लिए जीवन बन गया है कि वो लेट नाइट ही जगते हैं, वो लेट नाइट ही स्टडी करते हैं, वो लेट नाइट ही काम करते हैं, वो प्रेफर भी करते हैं, इवन इफ दे हैव चॉइस, तो वो रात का शेड्यूल चॉइस मतलब प्रेफर करेंगे एज कंपैरिजन टू मॉर्निंग टाइम। तो अब ये ऑलमोस्ट लोगों के लिए जिंदगी बन गई है, रात के 10 बजे के बाद में उनका काम शुरू होता है। वाइल द प्रैक्टिस में सीम इनोकुअस, ये जो प्रैक्टिस है ये कैसी सीम मतलब प्रतीत हो सकती है, इनोकुअस मतलब हार्मलेस, कि कोई दिक्कत नहीं है, काम करना है, मॉर्निंग में करें रात में करें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इनोकुअस मतलब हार्मलेस आपको ये महसूस हो सकती है। बट द फैक्ट इज दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम बिहेव्स डिफरेंटली इन द नाइट टू द वे इट डज इन द डे। लेकिन फैक्ट, अगर हम रियल बात करें तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग तरीके से बिहेव करता है रात में और टू द वे इट डज इन द डे। तो डे एंड नाइट में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है दोनों का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। नाइट में डिफरेंट बिहेव करता है और डे में वो प्रोसेस अलग तरीके से होता है। मेकिंग अवेयरनेस क्रूशियल टू प्रिवेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज। मेकिंग अवेयरनेस क्रूशियल, तो इसीलिए हमारा अवेयर होना कि हमें जो चीज़ इनोकुअस लग रही है कि ये हार्मलेस है, मैं नाइट में काम कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हमें लग रहा है कि ये इनोकुअस है, बट इसका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव का इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट बिहेव करता है नाइट में और अलग बिहेव करता है डे में। इसीलिए हमारे लिए अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज से बचने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। वॉट हैपन्स इन द स्टमक, स्टमक में क्या होता है आप लोग जानते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो सलाइवा यानी कि माउथ में ही उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, फिर हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए फिर स्टमक में जाता है, फिर 4 से 5 घंटे स्टमक में रहता है। स्टमक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जहाँ पे रियल आपके खाने का ब्रेक डाउन शुरू होता है। एंड देन आपका जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पे वो आई थिंक उसका 5-6 घंटे का स्टे होता है वहाँ पे, और फिर वहाँ से फाइनली वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये प्रोसेस है। तो आपका क्या है कि फूड जब आपने देखा स्टमक में गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो अब वो दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, रात में कम प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक, व्हेन इट इज वाइंडिंग डाउन एट द एंड ऑफ द डे, द रिजल्टिंग एसिड सर्ज and slowed digestion provide a perfect environment for inflammation, ulcers, and in severe case consequences that may necessitate surgical intervention। अब देखो, when food enters the stomach when it is winding down, मतलब अब आप रात में यानी 10-11 बजे के बाद आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, तो अब वो फूड आपके पेट में किस समय पे एंटर कर रहा है, जब आपकी बॉडी जो है वाइंड डाउन कर रही है। मतलब अब जो बॉडी का जो प्रोसेस है वो ये समझ रहा है कि हाँ आपका काम खत्म हो गया, अब ये रेस्ट मोड में जा रहे हैं ना, अपने काम को धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं, वाइंडिंग डाउन कर रहे हैं मतलब स्लो कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो जो दिन में हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर भी हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अब उस समय पे एसिड बनता है मॉर्निंग मतलब दिन में, बट रात में खाना जा रहा है तो एसिड तो बनेगा, इंक्रीज होगा, और डाइजेशन क्या है डेफिनेटली स्लो हो जाएगी हमारी। रात में डाइजेशन स्लो होती है, इससे क्या होगा कि जो खाना आपके पेट से 4 से 5 घंटे में पेट से निकल के अब वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करना चाहिए था, अब वो पेट में ज़्यादा देर आपका स्टक रहेगा, पेट में रहेगा। तो ये एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा आपके पेट में सूजन आने का, छाले हो जाने का, और कई सारे सीवियर मतलब
जब चीज़ आपकी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, जब चीज़ आपकी बहुत ख़राब हो जाती है, सीवियर मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गई है, सिचुएशन ख़राब हो गई है, हार्श हो गई है, ऐसे में क्या हो सकता है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब सर्जिकल प्रोसेस की भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, एक साइकिल होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सर्काइडियन, मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, यही होती है क्या, यही साइकिल होती है, एक सेकेंड, सर्केडियन, हम्म, सर्केडियन साइकिल होती है, क्योंकि मैंने बायो पढ़ी थी 12th क्लास तक, बट उसके बाद भूल गए, तो ये सब पढ़ने का मुझे मौका मिला तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी, बट अच्छा लगा मुझे, मतलब ये चीज़ें ना, मुझे बायोलॉजी हमेशा से मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से रही है, क्योंकि अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना तो एक्चुअली में हमको पता होना चाहिए ना, बेसिक तो पता ही होना चाहिए। तो ये सर्काइडियन क्या होता है, ये आपका एक क्या बोलते हैं इसको, स्लीप, हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है ना, बॉडी का साइकिल होता है, जो अगर आप इसका पूरा सर्काइडियन रिदम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि किस घंटे में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर हम लेट नाइट में हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं आफ्टर 10 PM, तो हमारी बॉडी डिफरेंट वे में आपका रिस्पॉन्ड करती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मॉर्निंग में अलग उसका प्रोसेस होता है, इवनिंग में, नाइट में उसका अलग प्रोसेस होता है। तो क्योंकि अब फूड हमारी स्टमक में ज़्यादा देर स्टे करेगा, एसिड रात में प्रोड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बन जा रहा है, किस चीज़ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, अल्सर्स के लिए, और अगर कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है तो फिर आपको मेडिकल यानी सर्जिकल इंटरवेंशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ जाएगा। डन है यहाँ तक? ओके, ठीक है। ओके, थोड़ी बहुत ग्रामर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे हैज़ है, लेट नाइट स्नैकिंग, स्नैकिंग हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ग्रोन हमारा मेन वर्ब हो गया, क्वाइटली हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एडवर्ब हो गया है। हाउस हो, मैनी, मैनी को हम लोग कहाँ लगाते हैं, और मैनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, वैसे तो मैनी जो है आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है, यहाँ पे हाउस होल्ड्स के पहले आया हुआ है, तो ये जो मैनी है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया है। हाउस होल्ड्स मतलब हम इनको गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। मच हम कहाँ लगाते हैं, मच हम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सटेंडेड वर्क आवर्स, आवर्स हो गया, उसके बाद में इरेटिक स्लीप साइकिल हो गया, फिर उसके बाद में रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फास्ट फूड, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हैव लगाया है मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, मेड है। वर्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, वर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला द ऑफिस वॉज वर्चुअली एम्प्टी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफिस ऑलमोस्ट खाली था, वर्चुअली यहाँ पे ऑलमोस्ट से है। एंड टुडे वी विल हैव मीटिंग वर्चुअली, मीन्स हम आज मीटिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, वहाँ पे वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन से हो गया। तो अगर वर्चुअली आपको देख लेना है, जैसे हाँ, वर्चुअली एम्प्टी मैंने बोल दिया, वर्चुअली अ वे ऑफ लाइफ हो गया, तो ऑलमोस्ट जीने का तरीका हो गया है। तो ये आप देखोगे तो इसके बाद में एक एडजेक्टिव है ना लगा होगा, तो जनरली फिर ये ऑलमोस्ट का सेंस देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में और क्या हम बात कर सकते हैं ग्रामर के रूप में, अच्छा ये बता सकते हो कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे, क्या डे के पहले हमेशा ही, चलो मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ, क्या डे के पहले हमेशा ही आर्टिकल द आता है, नहीं आता तो क्या डे के पहले हमेशा आर्टिकल आता ही आता है, ये आपको बताना है। सर्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये आप मुझे बताइएगा, सर्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इस सिलोड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो ये आर्टिकल लगा है ये परफेक्ट के लिए है कि इन्वायरमेंट के लिए है,
परफेक्ट, शी इज परफेक्ट। परफेक्ट क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हुआ। इन्वायरमेंट क्या है, नाउन है, तो आर्टिकल नाउन के लिए लगा हुआ है। ठीक है, ओके। Acid is continuously generated by the stomach during the day with production decreases when night approaches। तो ये एक हमारी बॉडी का क्या है, प्रोसेस है कि एसिड जो है वो कंटिन्यूअसली जनरेट होता है। कब, हमारे स्टमक में। कब होता है, डे के दौरान, मतलब दिन में जो है वो एसिड हमारे पेट में जनरेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है तो ऐसा क्या है कि हमारा पेट फिर तो बर्न हो जाना चाहिए अगर एसिड हमारी फिंगर पे डल जाए, है ना। कौन सा होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट होता है। तो कंसंट्रेटेड अगर हमारे हाथ पे आप डाल देंगे तो पहले हम लोग करते थे H2SO4, हाथ पे ना डल जाए, हाथ जल जाएगा। तो पेट में अगर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो पेट हमारा बर्न क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या आपको पता है ये बात। तो एसिड हमारा कॉन्टिन्यूसली जनरेट होता है किसके द्वारा, स्टमक के द्वारा। किस टाइम पे, डे के टाइम पे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाती है तो वही प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। When you eat heavy greased or processed food late at night, the stomach is forced to produce more acid at an hour when its defense are at their weakest। ये लाइन समझ में आई। अगर हम हैवी खाना खा रहे हैं, ग्रीस्ड खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, रात में, लेट खा रहे हैं, तो अब हमारा जो बॉडी का प्रोसेस है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड का जो डाइजेशन है वो होता है, तो वो तो अभी इस समय पे डाउन है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्टमक का फोर्स हुआ, बॉडी फोर्स कर रही है उसको, नहीं भाई आपको खाना तो पचाना ही पड़ेगा, तो प्रोड्यूस करना उसको मजबूरी बन रही है। किस समय पे बना रहा है, जिस समय पे हमारी बॉडी में उसके जो डिफेंसेस हैं वो वीकेस्ट पे हैं। डिफेंस क्या है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो ऐसे है नहीं कि कभी भी आप शुरू कर दोगे, घर की फैक्ट्री कभी शुरू नहीं होती, तो पेट की फैक्ट्री कैसे आप शुरू कर लोगे हर वक्त। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वहां पे क्या होता है, म्यूकस होता है ना, आई थिंक, है ना, म्यूकल होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है उसको। तो अब वो उसके जो मैकेनिज्म है वो वीक है, उस समय पे आप बनवा रहे हो। रिपीटेड एक्सपोजर टू दिस इम्बैलेंस कैन वीकन द म्यूकल लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड डिओडेनम। ओके, सो रिपीटेड एक्सपोजर, अगर हम इसी प्रोसेस को, मतलब हम लेट नाइट पे ही हम अगर खाना खाते रहेंगे तो ये क्या क्रिएट कर देगा, ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है जब HCl प्रोड्यूस होता है, तो ये लाइन वीक हो जाएगी। कहाँ पे, स्टमक एंड डिओडेनम। डिओडेनम क्या है, आपका जो स्टमक और फिर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसका जो अपर, जो यानी सबसे पहला जो पार्ट है जहाँ जो स्टमक से कनेक्ट होता है, वही है आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, ओवर टाइम, अब बार बार अगर आप ऐसे करते रहोगे, दिस कुड एंड इन ब्लीडिंग, खून आने लगेगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, आपके पेट में क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, पैप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे। और अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया, मतलब इनके इलाज ही नहीं किया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया और हम ये प्रोसेस करते रहे, तो फिर आपको सर्जरी या फिर कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। डन है। अब यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी दिखाई है, अ 24 ईयर ओल्ड वुमेन, वुमेन के लिए आर्टिकल आया हुआ है। तो जितने भी आपके कॉमन नाउन होते हैं उनके लिए हमेशा आर्टिकल आता है, अगर यहाँ पे नहीं आता तो फिर ये हमारी एरर बन जाता। Who had been experiencing diffuse ongoing stomach discomfort for about a month came in to the hospital। तो एक 24 साल की लड़की बोलेंगे वैसे तो, महिला, चलो ठीक है। जो हु किन के लिए, इनके लिए आया, वुमेन के लिए आया है। हैड बीन एक्सपीरियंसिंग, मतलब वो, उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। डिफ्यूज का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, मतलब कोई चीज जो फैले हुए एरिया में है। तो इनको जो पेन हो रहा था वो एक, जैसे हमारे पेट के एक पर्टिकुलर यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं था, इनको ओवरऑल ज्यादा एरिया में पेन हो रहा था। तो कोई, जैसे अब मान लो ये दर्द है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो हमने समझा कि ओके ये पॉइंट है, यहाँ पेन हो रहा है। बट अगर ये पूरे में दर्द हो रहा है तो ये डिफ्यूज हो गया।
है ना, फैला हुआ है। ऑनगोइंग, उनके पेट में स्टमक पेन हो रहा था, डिस्कम्फर्ट था उनको 1 महीने के आसपास से, तो वो हॉस्पिटल आई। शी हैड एस्टैब्लिश्ड अ हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग चिप्स, आइसक्रीम्स, पैकेज्ड स्नैक्स वेल बियॉन्ड 10 PM एट नाइट। तो वो क्या भाई, गलत आदत क्या थी कंज्यूम करने की, क्या रात में चिप्स खाना, आइसक्रीम खाना, भाई स्नैक्स खाना 10 बजे के बाद में। ओके, नेक्स्ट, an upper gastrointestinal endoscopy was the first step in the इन्वेस्टिगेशन। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या चीज़ को चेक किया जाएगा, जो ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स के द्वारा लिया जाएगा वो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, ये एक एंडोस्कोप, अब देखो एंडोस्कोप, एंडो का मतलब होता है आपका कोई चीज जो अंदर है, विद इन है वो चीज, अंदर है वो चीज, इनसाइड है वो चीज, ठीक है, इनसाइड। स्कोप का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, स्कोप का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। तो एंडोस्कोप, तो स्कोप मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके बॉडी के अंदर देख रहा है। तो एक्चुअली में एंडोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में डाला जाता है और उसमें कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है, जिसके थ्रू जो डॉक्टर हैं वो उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है आपके पेट में, अंदर क्या दिक्कत है। तो वो हो गया एंडोस्कोप, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। जैसे आपका माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, बता दोगे मुझे कैसे बना होगा ये शब्द माइक्रोस्कोप, बता देना। तो अब क्या करते हैं, अगर कोई आपके पेट में प्रॉब्लम लेके आ रहा है, डाइजेशन की उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर का सबसे पहला काम होगा कि भाई आपकी एंडोस्कोपी होगी, मतलब आपके पेट को चेक किया जाएगा। और एंडोस्कोपी हमेशा खाली पेट की जाती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी फर्स्ट स्टेप होता है इस इन्वेस्टिगेशन का। ये जो स्कोप मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसने क्या दिखाया, अब ये लड़की की बात कर रहा है कि उसको अल्सर्स हो रखे थे उसके डिओडेनम में। डिओडेनम आपको याद हो गया ना, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ये, वहां पे उसको अल्सर्स हो रखे थे। देखो अब दिया भी हुआ है यहाँ पे, देखो ये कॉमा लगा के यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे होना चाहिए था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल, अच्छा ये पूरा ही रिसीव, देखो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट रिसीव्स फूड फ्रॉम स्टमक एंड कंट्रोल एसिड प्रोडक्शन। तो अब यही हो गया ना, अब HCl पेट में आ रहा है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जरूरत नहीं है, तो अब उसको रोकेगा कौन, उसको कंट्रोल कौन करेगा, यही कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो डिओडेनम क्या है, आपका फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अब ऑब्वियसली आपके स्टमक से खाना इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो यहाँ पे इसके थ्रू होते हुए जाएगा। और इसका दूसरा काम क्या है कि ये आपका कंट्रोल करता है एसिड के प्रोडक्शन को। तो उसमें ये उन्होंने बोला कि जब उनका एंडोस्कोपी हुई तो क्या पता चला कि उसके अल्सर्स हो रखे हैं उसको डिओडेनम में, और क्या हो रखा था, एज वेल एज अपेरेंट इन्फ्लेमेशन इनसाइड द स्टमक, कि उसके पेट में अंदर क्या आ रखी है, सूजन आ रखी है। एज वेल एज मतलब इसके साथ साथ में अल्सर्स। तो अब देखो एक चीज कि यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर हम इस वाले पूरे पार्ट को काट भी दें तो भी हमें जो हमारी मीनिंग है वो निकल जाएगा कि स्कोप ने यानी उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या शो किया कि उसको अल्सर्स हो रखे थे इसमें, और उसके बाद में उसको इन्फ्लेमेशन हो रखी थी पेट के अंदर, ठीक है। तो ये डिओडेनम को ही एक्स्ट्रा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी के दौरान रैपिड यूरीज टेस्ट हुआ उसका, यूज टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन कॉज। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, ताकि अब इससे ये पता चल गया, ये एक डायग्नोस मतलब इससे पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। एंडोस्कोपी से पता चलता है कि आपके पेट में प्रॉब्लम क्या है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी जैसे यहाँ पे डिओडेनम, तो ये पता चला है। तो अब उसके बाद में ये कोई दूसरा टेस्ट होगा, ये हुआ जो बताता है कि इसका रियल रीजन क्या है, अंडरलाइन कॉज, अंडरलाइन का मतलब रूट कॉज क्या है उसका, मेन कॉज क्या है उसका। सो फिर पता चला कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये एक देखो अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ तक, इसके बारे में बता रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में, ये एक बैक्टीरिया है। अब देखो बैक्टीरियम,
अब बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल वर्ड है और बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया हुआ है। ये जो बैक्टीरियम है ये जाना नोन टू थ्राइव, थ्राइव मीन्स टू ग्रो, ग्रो करता है एसिडिक कंडीशन में और कॉज करता है मोस्ट डिओडेनल अल्सर्स इन इंडिया। तो मतलब ये जो बैक्टीरिया है आपका, इसको जनरली आप एच पाइलोरी से जानोगे इसको ऐसे करके। तो ये इसकी सूटेबल कंडीशन क्या है ग्रो होने की, अगर एसिडिक कंडीशन है हमारे पेट में तो ये ग्रो करेगा, थ्राइव करेगा मतलब ग्रो करेगा, और फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे अल्सर क्रिएट कर देगा। तो ये पता चला, आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट, ठीक है। When paired with irregular eating schedules, this bacterial infection can exacerbate symptoms including discomfort, bloating, nausea, disrupted sleep. तो अगर हम with इरेगुलर ईटिंग शेड्यूल, अगर हम एक तो हमारे पेट में क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, इसके लिए जैसे बोलते हैं ना कि हमें ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, मॉर्निंग में हमें चाय नहीं पीनी चाहिए खाली पेट। देखो कौन बोल रहा है जो बच्चे मेरे को जानते हैं वो कहेंगे मैम झूठ नहीं बोलते हैं, आप हाइपोक्रेट हो रही हो। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मैं चाय ना पीऊँ, मैं कॉफ़ी पी लूँ क्या करें यार, ये आदत बन जाती है, ठीक है। बट हाँ, स्टिल खाली पेट हमें ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय पे हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, पेट खाली है, डाइजेशन नहीं होगा तो है ही नहीं, तो डाइजेशन नहीं होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं। तो यही एक रीज़न है। और ऊपर से हमारी इरेगुलर ईटिंग शेड्यूल्स हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, इन सिम्टम्स को और बढ़ा देगा, जिसमें आपके पेट में डिस्कम्फर्ट, प्रॉब्लम, आपको ब्लोटिंग मतलब पेट फूला फूला आपको लग रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। इट ऑल्सो फर्दर डैमेज द लाइन ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो है ना, ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए बोलते हैं कि मॉर्निंग में हमें उठ जाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारा पेट है वो क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर आप अनवांटेड चीज़ आपके पेट के अंदर रहेगी, मतलब डस्टबिन में अगर आप अपना जो अपना कूड़ा कचरा आप डाल देते हो और वो फेंकोगे नहीं, तो वो स्मेल नहीं करेगा, तो पेट को भी तो क्लीन करना है ना। तो इसीलिए ये पूरा साइकिल है हमारा, जिस पे हमें ध्यान देना है, जो कि हम नहीं देते हैं। द पेशेंट वॉज गिवन anti-H पाइलोरी ट्रीटमेंट। तो अब उनको यही बैक्टीरिया उनकी बॉडी में था, तो उसको एंटी मतलब उसके अगेंस्ट की, यानी एंटीडोट दिया गया उसके खिलाफ में, कि ताकि वो ठीक हो जाए। द सिम्टम्स स्टार्टेड टू गो अवे इन अ मैटर ऑफ वीक्स एंड अ फॉलो अप असेसमेंट रिवील्ड प्रोग्रेस। तो अब जो उनकी बॉडी में जो सिम्टम्स थे कि पेट में दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, डिसरप्टेड प्रॉब्लम, स्लीप हो रही, नींद नहीं आ रही है, तो ये सिम्टम्स इन अ मैटर ऑफ वीक्स मतलब कुछ हफ्तों में वो सिम्टम्स जाने लगे, उनको नॉर्मल फील होने लगा, और फॉलो अप असेसमेंट ने रिवील किया कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। नाउ ईट ऑन टाइम, ईट हेल्दी। वेरी सिंपल थिंग इज ईट ऑन टाइम, ईट हेल्दी. Research has indicated that late night meals disturb the normal rhythm of digestion, increase exposure to stomach acid, and delay gastric emptying. गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या होता है कि जब स्टमक से खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो रिसर्च ने क्या चीज़ को इंडिकेट किया है, किस चीज़ को उन्होंने दर्शाया है कि जो लेट नाइट मील्स हम खाते हैं ये डिस्टर्ब कर देता है हमारे नॉर्मल रिदम को, हमारा जो डाइजेशन का नॉर्मल रिदम है उसको डिस्टर्ब करता है, इंक्रीज करता है कि हमारे पेट में और एक्स्ट्रा स्टमक में हमारा एसिड प्रोड्यूस हो, और जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन स्लो है, तो डाइजेशन स्लो है तो आपके पेट में ही खाना रहेगा ज़्यादा देर तक, तो जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो भी डिले हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये भी बोलते हैं कि आप, ये साइंटिफिक है, मतलब बोलते क्या है, साइंटिफिक है कि हमको जितनी भूख लगी होती है उससे कुछ % हमें कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है पेट के अंदर में वो मूवमेंट हो पाएगी, तभी तो आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। अगर आपने एकदम गले तक चढ़ा के खा लिया ना, एकदम ओवर ईटिंग जिसको आपने कर ली, तो फिर भी आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। इसलिए जितने की भूख है उससे कम खाइए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। द रिस्क इंक्रीजेस फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव गैस्ट्राइटिस और एन एच आपका पाइलोरी इन्फेक्शन। तो उन लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम और इंक्रीज हो जाती है जो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से इरिटेशन कैन लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज सच एज स्ट्रिक्चर विच कंस्ट्रिक्ट द डिओडेनम और होल्स इन द इंटेस्टाइनल वॉल्स।
अगर लगातार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लगातार आप अपनी हैबिट्स में सुधार नहीं लेके आ रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब वो और आपका कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। डिओडेनम मतलब अब फूड कहाँ से जा रहा है, स्टमक से। अब स्टमक से निकल के अब इंटेस्टाइन में जाएगा किसके थ्रू, आपके ये डिओडेनम के थ्रू। तो ये एक लाइन हो गई, मतलब इस तरीके से। तो ये चीज़ और सिकुड़ जाएगी, तो फूड का प्रोसेस स्लो नहीं हो जाएगा। या फिर आपके इंटेस्टाइनल वॉल में ही होल हो गया, तो अब जैसे तो कितना सीवियर है। डर नहीं लग रहा तुम लोग को? लगना चाहिए लगना चाहिए नलायको। आपकी मैम बहुत सुधर चुकी है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं एकदम सुबह 4 बजे उठती हूँ सच्ची। रात में मैं जल्दी सो जाती हूँ। एकदम सुधरी हुई हूँ मैं। तुम लोग भी सुधर जाओ। अगर तुम मेरे पास ऑफलाइन होते ना तो मैं मार मारती। मैं ये फोन नहीं चलाना है, रात में कुछ नहीं खाना है। क्योंकि पता ही देखो क्या है, पहले मैं भी ना रात में ही जगा करती थी। जब मैं अपने स्कूल में थी तो मेरे पापा बहुत डांटते थे कि बेटा दिन में उठ, मॉर्निंग में उठ के पढ़ ले। मेरे को लगता था पढ़ना ही तो है, तो मैं रात में पढ़ूँ दिन में पढ़ूँ, आपको क्या दिक्कत है। फिर मैंने समझा, फिर मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा नहीं बाबा, रात में जगते हैं तो हमारे को चाय पीने की क्रेविंग होती है, चाय के साथ में कुछ भी खा लेते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम अवेयर होते हैं। और जैसे कि हम कुछ भी अनवांटेड चीज अपने घर में नहीं रखना चाहते, तो हम अपनी बॉडी में कैसे अनवांटेड चीजें हम डाल लेते हैं ना। तो जिस दिन मेरे को ये अवेयरनेस मिली, उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई। सच्ची बता रही हूँ मैं। बिल्कुल मैं लेट नाइट नहीं जगती। अब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, अपना पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ना पसंद है। मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हूँ, बट नाइट में नहीं जगने गए। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है ना, आप फोन को रख दो साइड में, पढ़े रहो, बस फोन मत चलाओ, ठीक है। कुछ भी करो बट मतलब फोन मत चलाओ, उठो मत, मॉर्निंग में जल्दी उठो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी। हमको कुछ एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना है। Which occur when an ulcer penetrates the intestinal wall. These conditions can have serious long-term repercussions, including the need for surgical treatment. क्योंकि मेरे को भी अल्सर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे अल्सर्स पहले रिकवर भी नहीं होते थे, बट नाउ आई एम ओके, आई एम हेल्दी। अभी भी मेरे को थोड़ा सा हो रहा है, तो जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके। सो दीज कंडीशंस, तो ये कंडीशन क्या हो सकती हैं और सीरियस हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में। इसके रेपरकर्शन, इसके परिणाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। तो बेटर है ना कि हम अभी से अवेयर रहें। मतलब अगर आप 30s क्रॉस करके अवेयर हो गए, उससे अच्छा है कि आप अभी से अवेयर रहो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ इट्स ओन इंटरनल क्लॉक। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी खुद की एक इंटरनल क्लॉक होती है, जो कि अभी हमने बोला सर्कैडियन क्लॉक होती है, जो अपने हिसाब से फंक्शन करती है। And those midnight snacks may trigger a chain reaction of inflammation and ulcer development when the clock is disturbed. Absolutely. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी, ऐसा है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। ऑब्वियसली हम नहीं हो पाते हैं, तो आप महीने में एक बार आप, ऐसा है कि नाइट आउट कर लो, है ना, इंजॉय कर लो, बट कोशिश करो कि आप हेल्दी रहो। और हेल्दी रहने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है। जो हमारे पूर्वज क्या करते थे, अर्ली अर्ली नाइट में आप देखते थे वो 7-8 बजे तक सो जाते थे, और सुबह में 3 बजे से वो लोग चिल्लाने लग जाते थे। यही बेस्ट लाइफ है ना। सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। कहोगे मैम ये 10 बजे दे रहा है, आप तो सनसेट ही बोल रहे हो, थोड़ा जीने दो हमें। हाँ चलो, 10 बजे के बाद में नहीं खाना चाहिए। मतलब सोने के 3 घंटा पहले आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये जो मिडनाइट स्नैक्स हैं, ये ट्रिगर कर देते हैं। ट्रिगर करना मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, एक चेन रिएक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना। आपको सूजन होने लगेगी, अल्सर डेवलप होने लग जाएंगे, अगर ये क्लॉक लगातार डिस्टर्ब ही होती रही तो। द फंडामेंटल मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है वो सेम ही चीज़ है। ईट हेल्दी, बैलेंस्ड मील ऑन टाइम, डू नॉट रिस्ट्रेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम सीक अर्ली मेडिकल हेल्प। तो और हाँ, जैसे कभी इसीलिए भी बोला जाता है कि जैसे फास्टिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है, कि अगर हम सपोज कि अगर आप आज कुछ ना खा के सिर्फ आप फ्रूट खा रहे हो या पानी ही कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे क्या है कि आपकी बॉडी को टाइम मिल रहा है जो अंदर अभी बचा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने में, और आपकी बॉडी हेल्दी फील करेगी ना। तो इसीलिए फास्टिंग भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वही सेम ही है कि हमें हेल्दी खाना है, बैलेंस्ड मील खाना है, समय पे खाना है ना। और हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेन नहीं करना है, उसको अपने तरीके से काम करते रहना है। बट अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जितनी जल्दी हो सके हमें मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। डन है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने क्लास 12 तक मेरे पास साइंस थी, मतलब बायो थी। उसके बाद फिर मैंने बीएससी, फिर बहुत लंबे समय बाद में मुझे ये पढ़ने का मौका मिला। मैंने कहा ओ वाह, तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है मेरे से एक दो चीज़ गलत हो गई हों तो मुझे माफ़ कर देना, बट मैंने पूरी कोशिश की आपको मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दूं और आपको मैं अवेयर करूं, ये चीज़ बोल के कि हमें अपनी बॉडी के प्रति अवेयर रहना है। बॉडी को आप, यही सबसे वैल्यूएबल चीज़ है और इसी को हम लोग सबसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये नहीं रखना है, हमें हमें अपनी चीज़ों को वैल्यू करना है। तो सबसे पहले हमें हमारी हेल्थ है उसकी वैल्यू करनी है, ठीक है। तो ताकि देखो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपका ब्रेन एक्टिव है तो लाइफ में आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप हेल्दी नहीं है, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है, आप सही से फंक्शन नहीं कर रही है बॉडी, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये ज्ञान आप अभी अपने अंदर ले लीजिए, ताकि जब आप 30s 40s में एंटर करें तो कोई भी प्रॉब्लम अपने अंदर ऑलरेडी पैदा ना कर ले। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। और हाँ, ईट ऑन टाइम, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड या, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना ध्यान रखना है। बाय एवरीवन, टेक केयर।